Hello everyone. Today I am going to explain about the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे हैं। ठीक। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटी फील्ड, सिमिलर टाइप का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ग्रेविटी फील्ड में हम देखते हैं कि किसी भी मास को अगर स्पेस में हम रख दिया जाता है तो वो मास क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड में अगर दूसरा कोई मास आ जाता है तो उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, जिसको हम बोलते थे ग्रेविटी फील्ड। तो सिमिलर टर्म है। तो वहां पर हमें कोई ग्रेविटी फील्ड दिखती नहीं थी। ठीक है, ऐसा हम ये देख नहीं पाते थे, हम सिर्फ उसको क्या कर सकते थे, महसूस कर सकते हैं। जैसे अर्थ पे हम ग्रेविटी फील्ड को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमने जैसे कि कूलॉम्स लॉ पढ़ा था इस लेक्चर से पहले, उसमें हमने देखा था कि दो चार्ज को या दोनों सेम नेचर के हो या अपोजिट नेचर के हो या अगर किसी भी टाइप के हो तो उनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। तो वो अगर दो चार्ज रखते हैं हम, तो वहां पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे ग्रेविटी फील्ड होता है तो दो ग्रेविटी फील्ड एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, दो मास अपने आप को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही क्या होता है, जब हम चार्ज को रखते हैं तो एक चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है। जब उस फील्ड में दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो वो जो फील्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज। तो ये क्या होता है, एक रीजन होता है स्पेस में चार्ज के अराउंड। ठीक, तो और है सिस्टम ऑफ चार्ज विथ इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज है या किसी चार्ज का पूरा सिस्टम है, बहुत सारे चार्ज है रखे हुए हैं, तो उन चार्ज की वजह से उनके आसपास एक पूरा के पूरा फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि हमने स्पेस में एक चार्ज रखा है क्यू, यहाँ पर स्पेस में हमने जैसे ये चार्ज रखा है क्यू, और अगर ये चार्ज रखा है तो इसके आसपास एक पूरा ऐसा एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये फील्ड बहुत वास्ट चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बाउंड्रीज नहीं होती है, तो ये चलती चली जाती है। मतलब उस चार्ज के चारों तरफ बहुत बड़ा एक फील्ड होता है। इस फील्ड में अगर मैंने यहाँ पर देखो एक क्यू नोट चार्ज, मैं क्यू नोट चार्ज को हमेशा क्या बोलूंगा, टेस्ट चार्ज। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए रखा है यहाँ पर। तो जैसे ही इस क्यू नोट चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज की फील्ड के अंदर लाता हूं, तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं कूलॉम्स फोर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है एफ वेक्टर, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखा जाए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। हमने इसको क्या किया है, टेस्ट चार्ज लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का क्वांटिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज हो जाएगा। अब अगर इसका यूनिट देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टेस्ट चार्ज का होता है कूलॉम। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई बोलेंगे, ई से डिनोट करेंगे। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको ई से डिनोट करते हैं। टेस्ट ऑन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो फोर्स जो रहता है वो एफ वेक्टर रहता है, और टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी कितने रखा है हमने, क्यू नोट रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों जो फोर्स होता है ये रिपल्सन कर रहा है, इसका मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है, और जो हमने जो चार्ज रखा था वो भी क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। अदरवाइज अगर अपोजिट नेचर के होते, मान लो ये नेगेटिव होता, ठीक है, ये अगर नेगेटिव होता तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो फोर्स है वो इस तरफ आता है, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, कभी भी टेस्ट चार्ज को कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है, इसलिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो एफ ई इजिकल टू क्या होता है, एफ क्यू नोट होता है। और अगर मुझे बोला जाए कि फोर्स कितना लग रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, तो मैं क्या बोलूंगा, तो जो फोर्स लगेगा, तो यहां से अगर फोर्स की क्वांटिटी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हमेशा कि जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, क्यू नॉट ई लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी हम फोर्स को लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां से हमें फोर्स का एक नया फार्मूला भी मिलेगा कि टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, क्यू नॉट ई। अब अगर इसका यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही यूनिट होगा। अब इस पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और बोला जाए कि मान लो इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो मैं क्या करूंगा, इस फील्ड पर इस पॉइंट पर मैं क्या करता हूं, 1 कूलॉम चार्ज का 1 कूलॉम का मैं चार्ज रख देता हूं, टेस्ट चार्ज रख देता हूं। अगर ये 1 कूलॉम हो गया तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। E इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं 1 कूलॉम किसी पॉइंट पे रखता हूं तो वो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी अगर निकालनी है तो मुझे एफ फोर्स निकालना है यहाँ का। 1 कूलॉम मैंने रख दिया यहाँ पर। तो अगर किसी पॉइंट पे आपसे पूछा जाए कि किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 कूलॉम का टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट पे जाके रख दीजिए। तो वहां पर जो भी उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वही के वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी भाषा में बोले तो 1 कूलॉम का जब भी चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो ये चार्ज लेते हैं क्यू नॉट चार्ज, ये टेंस टू जीरो लेते हैं। टेंस टू जीरो क्यों लेते हैं उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ। जनरली वी टेक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू टेंस टू जीरो। अब टेंस टू जीरो का, जीरो कॉलम का मतलब क्या है, टेंस टू जीरो का मतलब है वो जीरो नहीं है, वो जीरो की तरफ है। मतलब कि जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत छोटा है। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी तो एक चार्ज है, ये भी तो अपने सराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके फोर्स पे कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए हम उस चार्ज को क्या करते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो रीजन एक ही है कि टेस्ट चार्ज को छोटा लेने का रीजन क्या है, टेंस टू जीरो। मतलब कि बहुत छोटा चार्ज लेने का रीजन क्या है, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके फोर्स के ऊपर इफेक्ट ना करे, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, सिर्फ इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं तो क्या होगा, देखो ये क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्यू नोट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब ये पास पास में जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिपेल करेगा, तो ये क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बेंड हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इसको पास लाते हैं, तो हमें किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर आएगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसलिए हम क्यू नोट को बहुत छोटा रखते हैं। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ और क्यू नोट का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा हुआ, तो अगर इसको हम पास लाएंगे तो इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब जिस पॉइंट पे हम लेंगे वो इसी क्यू का ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसमें जो चार्ज रहेगा वो टेस्ट चार्ज रहेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसमें जो डिनोमिनेटर में जो चार्ज रहेगा वो टेस्ट चार्ज रहेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इस चार्ज की नहीं होगी, ये दूसरे चार्ज की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो फार्मूले में रहेगा, इसकी इक्वेशन में जो भी चार्ज रहेगा उस चार्ज की वजह से जो डिनोमिनेटर में जो चार्ज रहेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। ठीक है, वो किसी और चार्ज की रहेगी। ठीक है, अब किस चार्ज की रहेगी वो इक्वेशन में कब आएगी मैं उसके ऊपर भी हाईलाइट करूंगा आगे जाकर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज गिवन है, तो पॉइंट चार्ज पर हमें क्या करना है, किसी और पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका क्वांटिटी क्या है, क्यू है। तो इसके सराउंडिंग में चारों तरफ क्या होगा, सराउंडिंग में चारों तरफ होगा, ये पूरा स्पेस घेरेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ एक प्लेन में चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ चलेगा, स्पेरिकल फॉर्म में चलेगा। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो इसकी फील्ड के अंडर हमने एक क्यू नोट चार्ज, टेस्ट चार्ज रख दिया है। ठीक है, वो आर डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, हमने आर डिस्टेंस पे एक क्यू नोट चार्ज रख दिया। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहां पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो कि क्या होगा, 1/4। ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी यहां लिख लेते हैं। तो फोर्स ऑन क्यू नोट बाई क्यू, तो फोर्स ऑन क्यू नोट के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, क्यू की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे, एफ इजिकल टू 1/4π/0 क्यू क्यू नोट आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है 1/4π/0 Q1 Q2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। Q1 यहाँ पर क्या है, Q1 है Q, और Q2 क्या है हमारा, Q नोट है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, Q Q नोट बाई आर स्क्वायर।
अब हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या बोलता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है, फर्स्ट फोर्स पर यूनिट यूनिट चार्ज, ठीक है, या यूनिट चार्ज बोलो या टेस्ट चार्ज बोलो, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है। अब एफ का यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर होता है। तो हमने एफ की जगह उसका वैल्यू पुट कर दिया। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें जो क्यू चार्ज आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी का है, ठीक है। तो जो ऊपर न्यूमरेटर में जो क्यू आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में जो न्यूमरेटर में क्यू चार्ज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी का होता है। देखो हम इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, क्यू के ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और क्यू कहाँ आता है, न्यूमरेटर में आता है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। अब इसके थोड़े से वेक्टर फॉर्म की भी बात कर लेते हैं, हमने इसके वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करी थी। तो इन वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी भी अनदर पॉइंट पर। तो मान लो वही क्वेश्चन, वही हम ले लेते हैं एक्सप्रेशन। एक चार्ज है क्यू, इसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट जो कि आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो उस पर फोर्स जो लग रहा है वो एफ वेक्टर लग रहा है क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फोर्स ऑन क्यू चार्ज क्यू नॉट बाई क्यू। तो हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्यू। तो क्यू नॉट पे जो फोर्स होगा बाई क्यू, ठीक है, वो क्या होगा, एफ। तो हमें फोर्स भी क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म लेना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म जब भी बनाते हैं हमें ये पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड में अगर किसी भी वेक्टर्स का, मान लो ये आर वेक्टर है, ठीक है, तो आर वेक्टर का यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, आर केब होता है, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 1 और सिर्फ उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसमें हमने डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या इस फोर्स का भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फोर्स को उसके वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर अगर मुझे ऐसा एरो लगाना है तो उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है। अब यूनिट वेक्टर आता कैसे है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है आर केप जो होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर में हम उसके मोड आर, मोड आर को हम आर भी बोलते हैं, सिंपली आर भी बोलते हैं। तो उसके वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड में, ये इसमें वेक्टर भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उसमें हम मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं तो सिंपल सा उसका डायरेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि आर जो केप होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन क्या होगा, आर होगा। तो हम अगले स्टेप में वही लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं आर वेक्टर अपॉन आर लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आर वेक्टर अपॉन आर करेंगे तो आर वेक्टर का मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, और आर का जब मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में होगा तो बन जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो एफ जो वेक्टर होगा वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर क्यूब हो जाएगा इंटू आर वेक्टर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज अपॉन क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। तो फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज होगा। तो हम यहाँ पर फोर्स रख देते हैं, फोर्स हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो हम ये यहाँ पर रख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू क्या होगा, आर वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये भी एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, यहाँ पर वही चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो वेक्टर फॉर्म भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें इसमें मान लो कभी कभी क्वेश्चन ये भी गिवन रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसका डिस्टेंस में क्या रिलेशन है उसका ग्राफ बनाओ। जैसे ये आर होता है ना, जैसे जैसे हम आर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी क्या होगी,
इस फील्ड पे ठीक है, तो ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और R3 हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट R पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट होगी। और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे ना हम, तो हमें ऐसा लगेगा कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ का क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इसमें ग्राफ बनाना होगा, तो जैसे जैसे अगर मैं इसमें वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ और इधर क्या ले लेता हूँ, आर ले लेता हूँ, ठीक है। आर मतलब क्या है कि उस चार्ज से डिस्टेंस, मान लो चार्ज आपका ओरिजिन पे रखा है, तो जैसे जैसे मैं ओरिजिन से दूर जा रहा हूँ, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब ये नीचे आती जा रही है। मैं इधर जा रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आती जा रही है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। तो वह ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो ये सभी के सभी कांस्टेंट रख देते हैं, क्या रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि क्यू को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे वेरिएबल क्या हो गए, ई और आर स्क्वायर। तो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे आर कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा आएगा। तो अगर मैंने इधर आर स्क्वायर ले लिया, इधर ई ले लिया, तो आपका जैसे जैसे हम आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका ई कम होता चला जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हैज स्पेरिकल सिमेट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉइंट चार्ज का, वो स्पेरिकल सिमेट्री होता है। स्पेरिकल मतलब कि अगर बीच में एक पॉइंट रख दिया जाता है तो उसके चारों तरफ ऐसे बॉल जैसा पूरा ऐसा घेरा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो चारों तरफ एक जैसा सिमेट्रिक फॉर्म होता है। सिमेट्रिक फॉर्म मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से इधर 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, तो इस पॉइंट से इधर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे देखूंगा, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आएगी, ठीक है। तो स्पेरिकल फॉर्म में वो क्या रहती है, इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल रहता है सेंटर से। तो देखा जाए तो ये स्पेरिकल सिमेट्री होता है। दूसरी बात, इफ Q ग्रेटर देन 0 देन द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। हमने ये बात करी थी कि अगर Q पॉजिटिव है, मान लो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का घेरा है पूरा ये, और मान लो ये पॉजिटिव है, मतलब Q ग्रेटर देन 0 मतलब कि क्या, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है तो ये आउटवर्ड बाहर की तरफ फोर्स लगता है, तो जिधर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आपका क्या रहता है, एक ही साइड रहता है। तो जैसे अगर मान लो ये Q नॉट इजिकल Q लेस देन 0 हो जाए, तो अगर इफ Q लेस देन 0 देन द फील्ड इज रेडियली इनवर्ट, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो अंदर के डायरेक्शन में आएगा। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव की तरफ, तो अगर ये नेगेटिव है तो आपका जो फोर्स लगेगा इसके, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमें हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इनवर्ट ही आएगा, इधर ही आएगा, ठीक है, अंदर की तरफ रहेगा। तो देखा जाए किसी भी पॉइंट में, मान लो ये पूरी सरफेस पे क्या है, पॉइंट है, ठीक है, Q नॉट चार्ज रखूंगा, तो ये हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेंटर में जहां पर चार्ज है उसकी तरफ ही फोर्स रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसकी सेंटर की तरफ ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। अब हमें क्या करना है, अलग अलग सिस्टम्स लेने हैं और उसमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने एक रोड ले ली बहुत बड़ी, ठीक है, तो अगर रोड ले ली है मैंने और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो उसकी पर यूनिट लेंथ पे मैंने चार्ज रख दिया, ठीक है, पूरी लेंथ पर चार्ज को रख दिया मैंने, और उसके थोड़े से दूर में एक पॉइंट ले लेता हूँ और वहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है मुझे। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड, तो मान लो मेरे पास एक रोड है, ठीक है, इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ कितनी भी हो सकती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी भी हो सकती है। उसमें मैंने क्या कर दिया है, इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो मैं हर एक लेंथ पर एक चार्ज की क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। तो मुझे पर यूनिट चार्ज पर, मतलब पर यूनिट जो चार्ज रहेगा, मान लो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं उसका एक वैल्यू ले लेता हूं मैं। तो मैं क्वांटिटी नहीं लेता हूं, वेरिएबल के फॉर्म में लेता हूं। मैं मान लेता हूं अल्फा कुलाम पर मीटर लेता हूं, मतलब कि हर 1 मीटर पे अल्फा कुलाम चार्ज होगा। मान लो 1 मीटर की रोड हो गई, अगर ये 1 मीटर की रोड है तो इस पे अल्फा कुलाम चार्ज हो जाएगा। फिर 1 मीटर की लेंथ है
1 मीटर की लेंथ है तो उस पर भी अल्फा कूलम का चार्ज हो जाएगा, तो 2 मीटर की लेंथ पे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा का चार्ज हो जाएगा। ऐसे अगर 3 मीटर की लेंथ हो गई तो इस पे पूरे पे जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, पर मीटर ले रहा हूँ। पर मीटर मतलब कि जब मुझे चार्ज पूरा पूरा निकालना पड़ेगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मैंने एक्स लेंथ ले लिया, एक्स लेंथ ले लिया और पूछा जाए कि पूरा चार्ज कितना होगा और अल्फा कूलम पर मीटर है, तो हम बोलेंगे एक्स इंटू अल्फा। कूलम आपका क्या रहेगा, पूरा पूरा क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। तो Q इजिकल टू हो जाएगा एक्स अल्फा कूलम। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा। अब मान लो मैंने रोड ले ली है, उसके ऊपर मैंने चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है जो कि आपका डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, मैंने डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, चार्ज ले लिया, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है मान लो। अब यहाँ पर ये जो एंड है, तो ये जो ऊपर वाला जो एंड है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने डी रखा है। तो मान लो ये इधर से θ1 पर है, इधर से ये θ1 पर है और इसका दूसरा जो एंड है, नीचे वाला जो एंड है वो मान लो θ2 पर है यहाँ पर। ठीक है, तो दो एंगल के फॉर्म में बना हुआ है। तो एक एंड जो है वो आपका θ1 डिग्री पर है, दूसरा एंड है वो आपकी θ2 डिग्री पर है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मान लो ये क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई। किसकी वजह से, इस रोड की वजह से। तो इस रोड की वजह से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेता हूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर अगर कोई कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट ले लेता हूँ तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। मतलब कि हर एक अगर छोटा छोटा एलिमेंट लेता हूँ तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वाई पर जाकर मैं डी वाई का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। मैंने यहां पर डी वाई का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसको हमने बोल दिया डी वाई। वाई पे जाकर मैंने डी वाई का एक एलिमेंट ले लिया, डी वाई का एलिमेंट ले लिया और इसकी वजह से मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से, और उसको बाद में क्या कर दूंगा, मैं इंट्रीगेट कर देता हूं। इंट्रीगेट करना मतलब कि छोटे छोटे एलिमेंट को ब्रेक करके उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उनको वापस को ऐड कर देना। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ दो तरीके हैं, वाई पे जाकर डी वाई पे एलिमेंट ले लूं, या फिर मैं थीटा पर जाकर, यहां से मैं थीटा जाकर डी थीटा का एलिमेंट ले लूं, डी थीटा का एलिमेंट ले लूं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, अगर ये रोड है तो अगर यहाँ पर मैंने एलिमेंट कंसिडर किया है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, तो या तो मैं क्या करूं, यहाँ से वाई जाकर डी वाई का एलिमेंट ले लूं, वाई जाकर डी वाई का एलिमेंट ले लूं, या फिर थीटा पर जाकर, थीटा पे जाकर मैं डी थीटा का एलिमेंट ले लूं। ठीक है, तो दो तरीके हैं, थीटा में भी ले सकता हूं और इस एलिमेंट में वाई पे जाकर डी वाई का एलिमेंट भी ले सकता हूं। ठीक है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसको मैं पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगा, क्योंकि हम जो कूलॉम फोर्स पढ़ते हैं वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगा सकते हैं, पूरे चार्ज के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मुझे छोटा सा एलिमेंट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पॉइंट चार्ज कंसिडर करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट को पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया और पूरे एलिमेंट को उठाकर, मैंने दो चार्ज को उठाकर मैं थोड़ा सा अलग ले आता हूं। तो मैंने इसको क्या किया, पूरे को उठाकर मैं थोड़ा सा इधर ले लाता हूं ताकि मेरी स्टडी आसान हो जाए। तो ये देखो, ये जो जो फील्ड है, ठीक है, ये जो चार्ज है ये डी वाई लेंथ का है। ठीक है, डी वाई लेंथ, ऊपर जो लेंथ है वो डी वाई लेंथ की है और इस लेंथ पर जो चार्ज है वो अल्फा कूलम पर मीटर है। तो इस पे जो चार्ज होगा, क्यू चार्ज होगा, लेंथ कितनी है, डी वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी वाई, इस पे पूरा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला था कि अगर एक्स लेंथ है तो एक्स अल्फा हो जाएगा, तो डी वाई लेंथ है इस चार्ज की, जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो उसका जो चार्ज होगा वो अल्फा इंटू डी वाई होगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, क्यू चार्ज है। अगर ये दोनों चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो हम बोलेंगे ये जो ए बी लेंथ है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा और जब फोर्स निकालना होगा तो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मुझे चाहिए रहेगी। ठीक है, जो कि आर होता है। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस आर क्या, ए बी। तो ए बी डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा, डी है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, कोस थीटा लगा सकते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है। ठीक है, यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है। तो ये डी अपॉन ए बी हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए।
तो ए बी को इधर ले आएंगे, कोस थीटा को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ए बी इजिकल टू डी अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। अब 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो हम इसको बोलते हैं ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा लिख सकता हूँ। तो हमारा जो ए बी लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा डी सेक थीटा, जो इसको हम आर बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगी वो क्या होगी, हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ई इजिकल टू क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी हमने 1/4πε0। यहाँ पर जो Q आता है वो कौन सा Q आता है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी निकाल रहे हैं हम, ए पर। तो ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और 1/4πε0 को हम के बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल हो जाएगा के क्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये यही पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना है, देखना है कि डी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आएगा, तो एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना आएगा, एक एलिमेंट्री मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक छोटा एलिमेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डी इजिकल टू हो जाएगा, के की जगह के रखा हमने, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल रहे हैं, ए वाले का। एलिमेंट्री जो हमने रखा है, एलिमेंट रखा है, उस पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से, तो चार्ज में हम क्या रखेंगे, क्यू ए रखेंगे, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं। नाउ हमें क्या करना है, क्यू ए का वैल्यू रखना है। तो क्यू ए का वैल्यू हमने बताया था कितना होगा, डी वाई इंटू क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू डी वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। हम क्या रखते हैं यहाँ पर, के ए का वैल्यू रखते हैं अल्फा इंटू डी वाई, अल्फा इंटू डी वाई, और ए बी स्क्वायर मतलब ए बी का वैल्यू रखते हैं डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर क्या है, डी वाई का वैल्यू भी हम निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि हमारा जो पूरा डी जो चल रहा है या तो थीटा में चलेगा या वाई में चलेगा, ठीक है। या तो हम क्या करें, उसको वाई में कन्वर्ट करें, या फिर हम क्या करें, उसको थीटा में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन भी करना है, ठीक है। एलिमेंट लिया है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो y के लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से y इजिकल टू समथिंग निकालते हैं, तो हम बोलते हैं कि टेन थीटा इजिकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जैसे हमने टेन थीटा निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा, तो y अपॉन डी होगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा। तो y इजिकल टू हो जाएगा डी टेन थीटा। अब इसको डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये डी थीटा इधर जाएगा तो डी वाई इजिकल टू हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डी वाई, डी भारी रहेगा, ठीक है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर डी वाई का वैल्यू आ गया है, तो डी वाई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर पुट करेंगे तो डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फा डी वाई, डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा के अल्फा डी, ठीक है। डी वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, सेक डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, के अल्फा डी थीटा अपॉन क्या बचेगा, डी बचेगा। तो ऊपर बचेगा के अल्फा डी थीटा अपॉन डी। तो ये हमारा बचा डी, ठीक है। ये हमारा अभी क्या बचा है, डी। तो डी क्या है, के अल्फा डी थीटा अपॉन डी। अब नेक्स्ट सिस्टम में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, तो ये जो डी जो लगेगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये जो डी का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो डी के निकालने के लिए हमें यहाँ पर अगर मान लो ये थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी कोस थीटा, क्योंकि ये अगर ऐसा देखा जाए तो ये थीटा रहेगा। तो ये हो जाएगा डी कोस थीटा, इसका जो कंपोनेंट होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोलेंगे ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर, ई के बेस में मैंने परपेंडिकुलर लगाया। ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर टू द रोड है,
ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके परपेंडिकुलर है, रोड के परपेंडिकुलर। और यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, ई पैरेलल। तो ये दूसरा जो कंपोनेंट होगा ई पैरेलल आएगा। और ये क्या आएगा, डीई, डीई क्या होगा, ये जो पैरेलल होगा डीई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंट्रीगेशन रहेगा, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इंट्रीगेशन रहेंगे। ई परपेंडिकुलर डी कोस थीटा का इंट्रीगेशन रहेगा, और ई पैरेलल जो रहेगा वो क्या रहेगा, डी साइन थीटा के पैरेलल रहेगा। पैरेलल का मतलब क्या है कि इस रोड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो नए सिस्टम में हम यही करने वाले हैं, दोनों का वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं, जहां पर डी हमें पता है के अल्फा डी थीटा अपॉन डी है, ठीक है। तो नए सिस्टम में हम चलते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट है ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द रोड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल। तो ई पैरेलल मतलब, और यहाँ से क्या होगा, फिर हमें ई रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकालना है हमें। तो ई परपेंडिकुलर जो आएगा, और वहां पर हमें ये भी पता है कि डी इजिकल टू ए के अल्फा डी थीटा इंटू डी है। तो हम ई परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हमने बोला था डी कोस थीटा। तो ये जो होगा ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कोस थीटा, डी कोस थीटा। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो डी है वो इसकी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से लग रहा है डी, और ये जो एंगल है हमारा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होता है, ये थीटा होता है, ठीक है। तो ये जो लगेगा ये कोस थीटा के साथ होगा, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा होगा, डी साइन थीटा होगा। अब हमने यहाँ पर ये मान रखा है कि कौन सा थीटा होगा और कौन सा थीटा वन और कौन सा थीटा टू होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे हम, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ से एक स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिप चलेगी हमारी, यहाँ तक, मतलब हमको थीटा टू से थीटा वन जाना है, ठीक है। और जब हमने देखा था कि थीटा हमने इस डायरेक्शन में लिया था, तो इस डायरेक्शन में चलने वाले थीटा को हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो देखा जाए तो हम यहाँ से ऊपर चले थे, मतलब ये जो सेंट्रल लाइन है इसके ऊपर चले थे, तो सेंट्रल लाइन के नीचे हम इस तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब ये थीटा टू जो होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव लिमिट होगा। और यहाँ से ऊपर जब चलेंगे तो थीटा वन, तो ये हमारा क्या होगा, थीटा वन पॉजिटिव लिमिट होगा, ठीक है। तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि थीटा टू हम इधर से इधर चलेंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था उससे नीचे थीटा टू हम इधर चलेंगे, और थीटा वन हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। और जबकि हमने जब स्ट्रिप लिया था तो थीटा हम इधर चले थे, तो उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो इधर हम पॉजिटिव चले थे, इसलिए थीटा वन आपकी अपर लिमिट होगी जो कि हम थीटा वन चलेंगे, और थीटा टू आपकी जो लोअर लिमिट होगी जो कि हम उल्टा चल रहे हैं, तो माइनस का थीटा टू लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर थीटा वन थीटा टू साइन के साथ रखना है। तो ई परपेंडिकुलर जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा टू इंटू से थीटा वन डी कोस थीटा होगा। अब डी हमें पता है, डी क्या है, के अल्फा डी थीटा अपॉन डी, तो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर के अल्फा डी, के अल्फा, के अल्फा अपॉन डी, के अल्फा अपॉन डी ऐसे ही रख दिया हमने, डी थीटा को पीछे कर दिया, कोस थीटा को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, कोस थीटा डी थीटा का। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन हमने क्या किया, साइन थीटा। ये कांस्टेंट थे, बाहर रख दिया हमने, इनका कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है। जैसे कोस थीटा का साइन थीटा हुआ, ये अपर लिमिट हो गई थीटा वन, और ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस का थीटा टू। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो साइन थीटा के अंदर हमें थीटा वन माइनस थीटा टू रखना है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा के अल्फा डी, ठीक है। जैसे अपर लिमिट रखेंगे तो ये साइन थीटा वन हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह में माइनस थीटा टू रखना है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा टू हो जाएगा। तो साइन इज ए ओड फंक्शन, ओड फंक्शन में माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस जो है थीटा का ये बाहर आ जाएगा, और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा के अल्फा डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा के अल्फा डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। साइन थीटा वन कैसे चलेगा, इधर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर क्लॉकवाइज चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये इधर चलेगा वो थीटा टू चलेगा। तो इधर जो चलने वाला है उसको हम पॉजिटिव लेंगे अब, और इधर हमने देखो ऑलरेडी हमने क्या किया, इसको माइनस रख दिया है। तो अब जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम यहाँ पर आप पॉजिटिव लेंगे, इस फार्मूले में जब थीटा वन थीटा टू रखेंगे और वो इधर चल रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे अब, ठीक है, फार्मूले में लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तब तो उल्टा लेंगे, नहीं तो अब हमने एक बार माइनस रख दिया है पहले से ही, ठीक है, ऑलरेडी हमने एक बार माइनस रख दिया है। अगर दूसरी बार माइनस लेंगे, ठीक है, फार्मूले जब अप्लाई करेंगे तो इधर हमें थीटा वन प्लस लेना है, इधर हमें थीटा टू क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक।
कहां से लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है, ठीक है। के अल्फा डी जो है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, चार्ज से उस रोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो लेते हैं हम, ठीक है। अगर मान लो आपका रोड यहीं पे खत्म हो जाता है और पॉइंट यहाँ है, तो आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका डी रहेगा, ना कि ये डी रहेगा, ठीक है। ऐसा आड़ा तिरछा डी नहीं चलेगा, उसके सीधा सीधा परपेंडिकुलर चलेगा रॉड के, ठीक है, चाहे उस पर रोड हो या ना हो आगे, ठीक। तो ये हो गया ई परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें क्या दूसरा कंपोनेंट निकालना है, ए पैरेलल। तो ई पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, डी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा। इसमें भी हम थीटा टू थीटा वन ऐसे रखेंगे, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक इंटीग्रेशन करना है डी साइन थीटा का, ठीक है। तो सिंपल सा इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो डी का वैल्यू रखते हैं, डी का वैल्यू क्या है, के अल्फा डी थीटा अपॉन डी, तो यहाँ पर डी का वैल्यू रख दिया हमने। तो ई पैरेलल इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू से थीटा वन, के अल्फा डी साइन थीटा डी थीटा। अब के अल्फा डी तो बाहर चला जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। तो के अल्फा डी बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर अपर लिमिट थीटा वन, लोअर लिमिट माइनस थीटा टू। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। तो हमें लिमिट पुट करना है, तो थीटा वन अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस का कोस थीटा वन हो जाएगा, ठीक। माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। तो माइनस जैसे लोअर लिमिट करेंगे तो ऑलरेडी क्या है, माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस और माइनस ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसको प्लस कोस थीटा टू की जगह क्या रखना है, अब थीटा टू क्या होगा, माइनस का थीटा टू होगा, तो थीटा की जगह क्या आएगा, माइनस का थीटा टू आएगा। तो माइनस का कोस थीटा वन प्लस का क्या हो जाएगा, कोस माइनस थीटा टू। अब कोस थीटा एक इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन माइनस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे एक्स स्क्वायर होता है ना, इवन फंक्शन होता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है, एक्स स्क्वायर ही आता है। ऐसे कोस थीटा भी एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो कोस थीटा क्या करेगा, माइनस को खत्म कर देगा, खा जाएगा। तो ये कोस थीटा टू प्लस का रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या पलट के लिख देता हूँ, कोस थीटा टू प्लस का रहेगा तो इसको आगे कर दिया, ये माइनस का कोस थीटा वन मैंने क्या कर दिया, पीछे कर दिया। तो ई पैरेलल का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा आपका, कुछ इस तरह से आएगा, के अल्फा डी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। तो आपको ये दोनों रिलेशंस याद रखने हैं। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा के अल्फा डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आएगा, और जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा इसका वो क्या आएगा, के अल्फा डी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन आएगा, ठीक है। अब ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अब रिजल्टेंट क्या आता था, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आता था, इसको आगे बढ़ाते थे, इसको आगे बढ़ाते थे, ठीक है। इसको आगे हम बढ़ाते थे, इसको आगे बढ़ाते थे, और यहाँ से जो भी आता था, ठीक है, वो ई रिजल्टेंट आता था। और ई रिजल्टेंट कैसे लिखते थे, अंडर रूट के अंदर ये जो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसका स्क्वायर करते थे, प्लस इसका भी स्क्वायर करते थे, तो ई पैरेलल का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ई रिजल्टेंट भी निकालते थे। तो देखा जाए तो हमें ई रिजल्टेंट निकालना है, तो ई रिजल्टेंट कैसे आएगा, ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ओके। तो आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं, ठीक है। और आपको ये फार्मूला भी याद रखना है कि रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इसका, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टूड होगा कि हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कैसे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक रोड गिवन है, ठीक है, रोड गिवन है जिसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो 3 कूलम पर मीटर है, ठीक। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्होंने 5 मीटर गिवन है, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, मतलब नीचे का जो एंड है इस चार्ज से वो क्या है, नीचे का 30 डिग्री एंगल पे है, जो ऊपर का जो एंड है वो क्या है आपका 60 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। और इस पॉइंट पी पर हमें क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। हमें यह पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में दो कंपोनेंट आएंगे, ई परपेंडिकुलर निकालना है, ई पैरेलल निकालना है, और उसका ई रिजल्टेंट निकालना है। तो जो ई रिजल्टेंट होगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी से उसको लिख लेते हैं हम। यहाँ पर जो अल्फा गिवन था हमारे पास वो 3 गिवन है, 3 कूलम पर मीटर गिवन है। यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी गिवन था वो है 5 मीटर। थीटा वन हमारा ये था, तो थीटा वन देखो ऊपर जो जा रहा है तो उसको हम बोलते थे 60 डिग्री, तो प्लस का लेंगे 60 डिग्री। अब जब नीचे आते हैं तो उसको भी हमने बोला था कि प्लस का लेंगे, हमने बोला था कि जब फार्मूले में यूज करेंगे तो नीचे जा रहे तो ऑलरेडी हमने क्या जब फार्मूला बनाया था तब ये माइनस का ले लिया था, तो अब हमें क्या लेना है, इसको प्लस लेना है। तो अगर नीचे जा रहे हैं तो ये थीटा टू हो जाएगा जिसको हमें प्लस लेना है, तो थीटा टू इजिकल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। अब हमारे पास क्या है, चारों के चारों हमारे पास है, ठीक है। हमें सिंपल सा फार्मूले में यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दो कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो कंपोनेंट कैसे निकलेंगे, एक तो ई परपेंडिकुलर होगा, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ,
ई परपेंडिकुलर होगा के अल्फा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। और ई पैरेलल निकालना है, ई पैरेलल क्या है, के अल्फा डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 होगा। तो हम ई पैरेलल पहले निकाल लेते हैं। तो ई पैरेलल हमें के इजिकल टू क्या गिवन है, ठीक है, के को के ही रखना है, ठीक है, इस के फॉर्म में ही निकाल लेंगे हम, ठीक है, के की वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं, ठीक। अल्फा की वैल्यू गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 3 के। और डी का वैल्यू गिवन है 5, तो हमने डी की जगह रख दिया 5। थीटा टू कितना है 30 डिग्री है, और थीटा 1 कितना है 60 डिग्री है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, कोस थीटा का वैल्यू रखना है 30 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। तो कोस 30 डिग्री होता है √3/2, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, और कोस 60 डिग्री होता है 1/2। तो हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आगे वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखने के बाद हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 2। तो जैसे हम एलसीएम 2 लेते हैं, ऊपर क्या बचेगा √3 - 1, जैसे √3 - 1 बचा, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक। और इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 के इंटू हो जाएगा √3 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा 10। तो ये तो हो गया आपका ई पैरेलल, ठीक है। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, ई परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो ई परपेंडिकुलर में भी हमने क्या किया है, तो ई परपेंडिकुलर हमारा ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अल्फा की जगह हमने 3 रख दिया, तो अल्फा की जगह हमने 3 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 के, ठीक है। डी की जगह हमने 5 रख दिया, तो डी की जगह हमने 5 रख दिया सिंपली। अब साइन थीटा 1 की जगह क्या रखना है हमें 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री रख दिया साइन थीटा 1 में, ठीक है। और साइन थीटा 2 में थीटा 2 की जगह हमें क्या रखना है 30 डिग्री, तो हमने क्या कर दिया साइन 30 डिग्री कर दिया। अब सिंपल सा इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 के/5, ठीक। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री होता है +1/2, ठीक है। तो हमने उसका वैल्यूज पुट कर दिया है। अब वैल्यूज पुट करने के बाद देखो हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है 2। तो जैसे 2 एलसीएम लिया, ऊपर क्या बचेगा √3 + 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 × 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 के √3 + 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक। अब ई परपेंडिकुलर हो गया, ई पैरेलल हो गया, तो आपको वो क्या निकालना है, ई रिजल्टेंट निकालना है। तो ई रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, √ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ओके। अब जैसे ही इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे ये कंपोनेंट है, देखो परपेंडिकुलर है, तो आपने बहुत सारा ये भी पढ़ा होगा कि सर ये +2 ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल ये भी तो आता है। तो ई पैरेलल के बाद कोस थीटा भी आता है, ठीक है। और कोस थीटा थीटा क्या है, दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोस 90 डिग्री रखोगे, कोस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता है। तो जब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं ना, उसमें ये दोनों ही लेते हैं, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। तो डोंट कंफ्यूज कि आपका जो ई रिजल्टेंट आता है आपने वेक्टर के फॉर्म में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पर वो जो रहते हैं वो वेक्टर कुछ इस तरह से रहते हैं, वो थीटा अलग रहता है, थीटा 90 डिग्री नहीं रहता है, ठीक है। उस केस में हम वो पूरा लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक। तो देखा जाए तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू रखेंगे, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू ये है, मतलब इसका होल स्क्वायर यहाँ रखेंगे, और ई पैरेलल का स्क्वायर, तो मतलब इस पूरे का स्क्वायर हमें यहाँ रखना है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर रखा, ई पैरेलल का स्क्वायर रखा हमने, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ रख दी हमने। अब देखा जाए तो देखो 3k/10 इसमें भी है, 3k/10 इसमें भी है, और दोनों का स्क्वायर है, तो 3k/10 स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा अंदर ही अंदर, और 3k/10 का जो स्क्वायर होगा वो बाहर आएगा, तो एक ही बार आएगा, मतलब स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो 3k/10 यहाँ से पूरा पूरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको 3k/10 को मैंने पूरा बाहर कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा √3 - 1 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। अब √3 + 1 का होल स्क्वायर को खोल के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, लिख देता हूँ पहले क्या आता है, आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 × 1 2ab, ठीक है। तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√3 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3, ठीक है। तो इस पूरे को मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस 2√3, इस पूरे को लिख लेते हैं 4 प्लस 2√3। सिमिलरली √3 - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 - 2√3 आएगा, ठीक है। अब ये प्लस जैसे इसमें प्लस करेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2√3 माइनस का 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये √ऑफ क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या बचेगा 3k/10 √8। √8 को लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि √8 क्या होता है
टू और दो दो के जोड़े टू क्या हो जाएंगे, टू एक बार बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट टू बचेगा। तो टू अंडर रूट टू होता है 8। ठीक है, तो जैसे ही इसको टू को हमने बाहर किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू का मल्टीप्लाई इससे 3 से होकर 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट टू के डिवाइडेड बाई 10, वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको काट भी सकते हैं 2 से, तो 2 3 जा 2 5 जा, तो ये 3 अंडर रूट टू के बाई 5 आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं पे रख सकते हो, यहाँ पर ये ई रिजल्टेंट, तो जो ई रिजल्टेंट होगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं, इससे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करने हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर और भी थोड़े से क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके दे देता हूं ताकि आप करोगे, मैं आपको थीटा वन थीटा टू वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन टू का आया है, ठीक है, हमने बाकी सारे पैरामीटर वही रखे हैं, 3 कूलम पर मीटर है। ठीक है, अब मैंने पॉइंट को, इस पॉइंट को यहाँ रखा है, इस रोड के 30 डिग्री एंगल नीचे रखा है। ठीक है, पॉइंट पे जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर आपकी यहाँ से जाएगी। ठीक है, आपने जो ये नीचे रखा है इससे, ठीक है, आपको यहाँ से कोई डिस्टेंस ऐसे मेजर नहीं करनी है। ठीक है, आपको हमेशा इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करनी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही हम क्या करते थे, एंगल मेजर करते थे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये जो फर्स्ट एंड है, नीचे वाला जो एंड है वो 30 डिग्री पर है और ऊपर वाला जो एंड है वो 60 डिग्री पर है। ठीक, तो आपको चारों गिवन है, एक तो आपके पास अल्फा गिवन है, डी गिवन है, थीटा वन गिवन है और थीटा टू गिवन है। तो आपको अल्फा और डी में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन किस में होगा, थीटा वन और थीटा टू निकालने में। ठीक है, तो देखो अब हम थीटा वन कैसे चल रहे थे, ऐसे ऊपर चल रहे थे, और थीटा टू वहां पर कैसे चल रहे थे, यहाँ पर पॉइंट होता था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। थीटा वन हम ऐसे चल रहे थे, ऊपर चल रहे थे, वो थीटा टू हम नीचे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे। ठीक है, वो नीचे चलने वाले को हम बोलते थे पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसके ये पैरेलल कंपोनेंट निकलेगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा तो आपका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी आपका वही रहेगा 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा वन क्या लिखोगे, थीटा वन आपके 60 डिग्री लिखोगे, क्योंकि आपका जब रोड रहता था पॉइंट यहाँ रहता था। ठीक है, ये थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा वन आप पॉजिटिव लेते थे तो आपका थीटा वन वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री ले लिया आपने। लेकिन थीटा टू आप नेगेटिव लोगे, माइनस का 30 डिग्री लोगे, क्यों, क्योंकि थीटा टू आप ऐसे चल रहे थे, और ऐसे चल रहे थे तब आप ले रहे थे पॉजिटिव, लेकिन अब यहाँ पर क्या चलना पड़ रहा है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर चलना पड़ रहा है, मतलब कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं थीटा टू में। ठीक है, ऑलरेडी हमने फार्मूले में क्या अप्लाई किया था, हमने नेगेटिव ऐसे अप्लाई कर चुके थे। ठीक है, तो अब इधर पॉजिटिव लेना था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, दोनों एक तरफ चल रहे हैं, जबकि हम जब फार्मूला यूज किया था, हमने बनाया था, उसमें दोनों अपोजिट चल रहे थे और दोनों को पॉजिटिव लेना था हमें। ठीक है, तो अब थीटा टू क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो थीटा टू इजिकल टू माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, परपेंडिकुलर में रखना है, पैरेलल में रखना है। ठीक है, वैल्यूज रखनी है। ठीक है, साइन 60 डिग्री 30 डिग्री की, कोस 60 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यूज रखनी है, और ई रिजल्टेंट निकालना है। ई रिजल्टेंट में दोनों को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ठीक है, मेरा काम इसमें क्या सिखाना था कि थीटा टू नेगेटिव कैसे आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इस एंड के सामने एक पॉइंट को रख दिया। ठीक है, तो जो रोड का जो सेकंड एंड है उसके नीचे जो बॉटम एंड है उसके सामने मैंने क्या कर दिया है, पॉइंट को रख दिया है। ठीक है, अब इसमें अभी हमें अल्फा थीटा निकालना है। ठीक है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट पर, तो ई परपेंडिकुलर निकालना है, ई पैरेलल निकालना है। तो अल्फा तो आपका वही रहेगा 3, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 5 4 5 कुछ भी। ठीक, अब d इजिकल टू 5 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा वन आपने 60 डिग्री लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा टू यहाँ पर देखो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से चले ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब थीटा टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थीटा टू में क्या करना है, 0 डिग्री रखना है, यहाँ पर भी क्या रखना है, 0 डिग्री रखना है। थीटा वन में 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री वैल्यू रखना है। ई परपेंडिकुलर निकालना है, ई पैरेलल निकालना है, ई रिजल्टेंट निकालना है। ओके, अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज रोड। मान लो अपने पास यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट रोड आ गई, मतलब कि खत्म ही नहीं हो रही है, पूरी रोड बहुत ऊपर तक चली गई और नीचे भी। ठीक है, अब उस पे हमने क्या किया, अल्फा कूलम पर न्यूटन कूलम पर मीटर का हमने क्या कर दिया, चार्ज अप्लाई कर दिया है। और इससे कुछ पॉइंट डिस्टेंस पर आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो
ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, तो उसके बात करते हैं। जैसे कि ये एक रॉड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा अल्फा ले लेता हूँ, 3 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फा है, ठीक। और इसको मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी मीटर पर, डी मीटर पे मैंने क्या रखा है, एक पी पॉइंट चार्ज रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पहले रोड था, यहाँ पर एक पॉइंट पॉइंट था, ठीक है। तो इसके एंड को और इसके एंड को हम ज्वाइन करते थे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जिसको बोलते थे थीटा 1 और इसको बोलते थे हम थीटा 2 बोलते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब जो इनफाइनाइट हो गई है, मतलब कि अगर कोई खत्म नहीं हो रही है, ये नीचे भी खत्म नहीं हो रहा है, मान लो यहाँ पर पॉइंट है, तो हम कहाँ, इसका एंड कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो इनफाइनाइट पे जाके एंड मिलेगा ना। तो ये लाइन सीधी सीधी चलती चली जाएगी, ये लाइन क्या होती जाएगी, सीधी सीधी चलती चली जाएगी, मिलेगी कहाँ पर, इनफाइनाइट पे मिलेगी। मतलब ऐसा लगेगा कि ये लाइन सीधी सीधी जा रही है। वैसे भी बॉटम में अगर ये रोड इनफाइनाइट पे जा रही है, तो ये जो लाइन हम आगे बढ़ाएंगे ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। मतलब यहाँ से अगर हम अल्फा 1 अल्फा थीटा 1 थीटा 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये 3 की जगह अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई पूछा गया है, तो ई परपेंडिकुलर हमें क्या निकालना है, के अल्फा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल निकालना है। तो ई पैरेलल कुछ इस तरह से आएगा, के अल्फा डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ का निकालना है थीटा 1 थीटा 2 अल्फा और डी निकालना है, ठीक है। तो अल्फा अल्फा ही गिवन है, ठीक है, ये अल्फा अल्फा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें अल्फा ही रखते हैं हम, अल्फा इजिकल टू अल्फा कूलम मीटर, और डी इजिकल टू 5 मीटर है, ठीक है। थीटा वन देखो, थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री है, तो इधर हम पॉजिटिव लेते थे। थीटा 2 भी क्या है, थीटा 2 भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो थीटा 2 भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा 1 थीटा 2 दोनों दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा 2 इधर हम पॉजिटिव लेते थे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यूज रखनी है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो ई पैरेलल निकालते हैं, तो के अल्फा डी वैसे ही रखना है, ये अल्फा रखना है यहाँ पर, तो के अल्फा डी वैसे ही रखना है। थीटा 2 भी 90 है, थीटा 1 भी 90 है, सॉरी, तो कोस 90 माइनस कोस 90, तो कोस 90 वैसे भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0 ही होगा, ठीक है। और 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो ई पैरेलल आपका क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर ये सेंटर पॉइंट पे ऐसे रहता है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है। तो ये मान लो E1 और E2 मान लो, E1 क्या मान लो और क्या मान लो, E2 मान लो। तो इस एलिमेंट पे और यहाँ का ये वाला जो एलिमेंट होगा, इसकी वजह से E1 और E2 होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, E2 के दो कंपोनेंट होंगे, तो यहाँ पर E2 cos थीटा होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, E2 sin थीटा होगा, ठीक है। ये sin थीटा ऊपर वाला, ये cos थीटा, ठीक है, cos थीटा का। ऐसे E1 के भी तो दो कंपोनेंट होंगे, E1 का एक कंपोनेंट इधर E1 cos थीटा, और E2 का cos थीटा, E1 sin थीटा cos थीटा इधर होगा, ठीक है। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा अगर इक्वल हुए तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो पैरेलल कंपोनेंट जब दोनों तरफ इक्वल होते हैं तब क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो इनफाइनाइट रोड में हम यही मानते हैं कि इनफाइनाइट पे क्या बैठा होगा, सेंटर पे बैठा होगा, और इसके जो दोनों ऊपर नीचे के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे। लेकिन आपका कौन सा कंपोनेंट बचेगा, यही कंपोनेंट बचेगा, सिर्फ एक ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही इसके अंदर बचेगा। अब उसकी बात कर लेते हैं, ई परपेंडिकुलर क्या है, के अल्फा डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है। तो हम देख लेते हैं, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के अल्फा डी साइन थीटा 1 साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 के अल्फा। मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा के 2 के अल्फा अपॉन डी, ठीक है। तो आपको इनफाइनाइट रोड के केस में आपको ये याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो यही होगा, ई परपेंडिकुलर ही होगा, और दूसरा क्या होगा, 2 के अल्फा अपॉन डी होगा, ठीक है। तो आपको सिमिलरली इसको याद ही रखना है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म आ गया है, बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट यूनिफॉर्म रॉड का बताइए, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज डायरेक्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के अल्फा 2 इंटू के अल्फा डी अपॉन डी होता है, ठीक है। तो अगर आपको के फॉर्म में निकालना है, अल्फा गिवन रहेगा जो भी है यहाँ पर, जैसे ये अल्फा है आपने 3 लिया है कभी, ठीक है, और डी दिया रहेगा, ठीक है। इसमें थीटा 1 थीटा 2 की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन में थीटा 1 थीटा 2 क्यों नहीं गिवन है, ठीक है। अगर थीटा 1 थीटा 2 होता तो हम निकाल लेते, उसकी जरूरत ही नहीं है थीटा 1 थीटा 2 की। इनफाइनाइट रोड में ऑलरेडी थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री होता है, तो उसका रिजल्टेंट याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के अल्फा अपॉन डी, ओके। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है रिंग वाले हैं, तो उसके लिए मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ रिंग्स के लिए। तो रिंग में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दो चीजें देखनी थी। एक तो सीधी लाइन जो वायर होते हैं, वायर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास पॉइंट पर, और एक वायर को हम क्या कर देते हैं, ऐसे रिंग बना देते हैं। तो रिंग पे हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देते हैं। तो उसकी वजह से उसकी जो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।